हेलो एवरीबॉडी। आई होप बेटा लोग आप लॉ बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स चैप्टर चल रहा है, जिसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो है सेक्शन 181 कंपनीज एक्ट 2013। अब कुछ 3 सेक्शन करेंगे इस लेक्चर में। तीनों सेक्शंस आसपास की बात करते हैं, एक जैसी कंट्रीब्यूशंस के बारे में बातें हो रही हैं। तो फिलहाल 181 है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 180 के बाद 3 सेक्शंस हैं जो तीनों के तीनों कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो इससे भी लर्न किया जा सकता है। तो जो 181 है ये बात करता है कि जी आप बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप कौन? हमारे बीओडी। तो क्या हमारे बीओडी अपनी मर्जी से कंपनी की प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा निकाल के क्या वो चैरिटी के लिए डोनेशंस की शेप में दे सकते हैं? तो विषय ये है छोटा सा। तो कानून ने कहा कि भैया एक लिमिट तक तो आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम्स आर देयर। बस जिन भी चैरिटीज में आप पैसा लगा रहे हो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वो चैरिटेबल फंड्स, वो बोनाफाइड होने चाहिए। पता चला आपके घर में पैसा जा रहा है तो इट्स नॉट राइट। तो इसलिए अगर आप बोनाफाइड एक्ट करके सही चैरिटी के पर्पज से ही डोनेशन कर रहे हैं तो एक लिमिट तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डोनेट कर सकते हैं। विषय उठा अगर उस लिमिट से ज्यादा डोनेट करना चाहे तो अलाउड है? तो आंसर इज अलाउड तो है। कंपनी के प्रॉफिट्स और भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जनरल मीटिंग से पूछकर। उसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है एक लिमिट तक तो हमारे बीओडी के पास पावर है। इसके बाहर अगर जाना है तो जनरल मीटिंग से पूछिए और उसकी प्रायर परमिशन लीजिए। प्रायर का मतलब है पहले पूछिए फिर आगे बढ़िए। तो विषय उठा कि ये जो इश्यू ये उठा कि क्या लिमिट है जहां तक बीओडी खुद से जो है डोनेशन में पैसा दे सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं। तो वो है पिछले 3 साल के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के नेट प्रॉफिट्स का एवरेज करो, राइट? पिछले 3 साल, लास्ट 3 इयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स के जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है उसका एवरेज करो। तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो नेट प्रॉफिट का एवरेज आ गया। सभी समझदार है। इसका जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का आया है, इसका मैक्सिमम 5% ये बीओडी के हाथ में पावर है। इससे ऊपर अगर आपको डोनेट करना है तो यू हैव टू हैव प्रायर परमिशन ऑफ जनरल मीटिंग। दूसरी खास बात जो आपको सीखनी है कि अगर एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए अगर कोई खर्च कर रहे हैं, जैसे कोई स्कूल है जिसमें सिर्फ एम्प्लॉइज के बच्चों की एजुकेशन हो रही है, उस स्कूल को डोनेशन दे दिया गया, तो वो तो एम्प्लॉइज के लिए हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे पढ़ते ही सिर्फ एम्प्लॉइज के बच्चे हैं। तो आप समझदार हैं। तो फिर वो डोनेशन ना मान के उसको एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस माना जाएगा। ये पूरा का पूरा बीओडी के हाथ में है। इसके लिए उन्हें किसी परमिशन की, रादर उसके ऊपर मैं बोलूंगी सेक्शन 181 अट्रैक्ट ही नहीं होता। दैट इज नॉट अ चैरिटी जिसके लिए कोई लिमिट्स हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ाते हुए, बीसी एथिक्स पढ़ाते हुए बहुत बोलती हूँ, एम्प्लॉय खुश कंपनी खुश। इसका मतलब है अगर आप एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो भाई साहब वो खुश रहेगा, वो खुश रहेगा तो काम बहुत अच्छा करेगा, काम बहुत अच्छा करेगा तो कंपनी खुश रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट्स बनेंगे। तो इसलिए इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है कि जो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस है वो एक अलग चीज है, वो इसका एरिया ही नहीं है, वो इसके दायरे में आता ही नहीं है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ चैरिटेबल फंड्स और डोनेशंस और चैरिटीज, राइट? दैट इज अ सिंपल पॉइंट। तो इसमें लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा मुझे। कहता बीओडी में कंट्रीब्यूट। अब बीओडी कैसे डिसाइड करेगा? अपनी मीटिंग करेंगे, रेजोल्यूशन, क्योंकि बोर्ड अपना एक रेजोल्यूशन पास करता है, अब चाहे वो कैसे भी करे, तो फिर कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है। बस वो बोनाफाइड होना चाहिए, ये असली बात है। और फिर प्रायर परमिशन चाहिए जनरल मीटिंग में। अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो, देखो ये पढ़ देती हूँ मैं,
कहता है प्रायर परमिशन इन जनरल मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड फॉर सच कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस एनी अमाउंट द एग्रीगेट ऑफ विच इन एनी फाइनेंशियल ईयर exceeds 5% of its average net profits for the 3 immediately preceding financial years. जो मैंने बोला कि अगर वो 5% तक है, 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स है, तब तो ठीक है। अगर वो उसको किसी ईयर में, ये पर ईयर है, ओके, हर साल एवरेज नेट प्रॉफिट के 5% तक, इसका मतलब है 5% तक तो हर साल बीओडी अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। उससे अगर एक्सीड कर रहा है, इफ यू वांट टू डोनेट मोर देन 5%, तो एक्सेस के लिए आपको पहले जनरल मीटिंग से पूछना पड़ेगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ पे जाके ये सेक्शन जो है वो खत्म भी हो जाता है, और ऐसे ही छोटा सा एक नेक्स्ट सेक्शन आता है, थोड़ा सा इससे बड़ा है लेकिन वैसे छोटा ही है और बहुत कूल है, सिंपल सा है। ये सेक्शन आ रहा है 182, जो बात कर रहा है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले तो ये सीखना जरूरी है कि भैया ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता क्या है। तो वो ये है कि अगर डायरेक्टली आप कैंपेनिंग करते हैं इलेक्शन के वक्त, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, उसके लिए उनको आप फंड्स दे रहे हैं, तो डायरेक्टली अगर पॉलिटिकल पार्टी को आपने फंड्स दिए हैं तो फिर वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। फिर इनडायरेक्टली भी अगर आपने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में कुछ पैसा लगाया है, वो कैसे, वो भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, तो वो भी आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई पब्लिकेशन है, उनका कोई मैगजीन निकलता है, फोर्टनाइटली मैगजीन निकलता है या वीकली या मंथली, और उसमें आप मतलब एक कंपनी वो जो है अपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है, तो वो जो पब्लिकेशन पॉलिटिकल पार्टी निकालती है, उसमें जो आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए आप पैसा लगा रहे हो, तो वो आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे सर, ये तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो फिर मेरे जैसा बंदा क्या बोलेगा, भैया मैं बताऊं एडवर्टीजमेंट के कितने और रास्ते होते हैं, आपने इनकी ही मैगजीन में अपनी एडवर्टीजमेंट देनी थी, आप ऐसे बेवकूफ बना सकते हो आपको लगता है। तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिकेशन में अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उस पॉलिटिकल पार्टी को ही अपने फंड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई और है पब्लिशर जो कोई मैगजीन जो है पब्लिश करता है, या कोई भी पब्लिकेशन है उसकी, लेकिन वो मैगजीन सारे एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में बात करती है, एक पर्टिकुलर पार्टी की सपोर्ट में एक तरीके से वो मैगजीन काम कर रही है, और उस मैगजीन में आप अपनी एडवर्टीजमेंट देते हो, तो इनडायरेक्टली फिर से वही बात हो गई, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आप पैसा लगा रहे हो। आप तो बोल दोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, बट लॉ सेज नो, इनडायरेक्टली इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल पर्पस ओनली। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर पब्लिकेशन पब्लिक सपोर्ट गेन कर रही है एक पर्टिकुलर पार्टी की फेवर में, और आपने उसी में एडवर्टीजमेंट दिया है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। फिर आपने एक देखा होगा वो कंपनीज के बैनर्स लगे होते हैं सड़कों पे, है ना। अब एक बैनर जिसपे क्या लिखा था, होली मुबारक, दिवाली मुबारक, कुछ भी ऐसे लिखा होता है, आपने देखा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस तरह के बैनर्स बनवाती हैं, और उसमें अच्छे अच्छे उनके फोटोज लगे होते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के, और फिर वो लिखा होता है ये मुबारक तो वो मुबारक। फिर वो बैनर्स लगा दिए जाते हैं सड़कों पे, बहुत दिखते हैं आपको रोज जब भी मौके आते हैं। और जब वो बैनर आप देखते हैं ध्यान से, तो उसमें सबसे नीचे देखेंगे तो लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, पीपी ज्वेलर्स के सौजन्य से, है ना, कुछ भी ऐसा। तो ये क्या है? ये है कि इस बैनर पे खर्चा किसने किया है? पीपी ज्वेलर्स ने किया है। तो ये पीपी ज्वेलर्स का क्या है? ये एक उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। दैट इज द सिंपल पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग। इसलिए वो बोलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो इनडायरेक्टली का मतलब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली तो हो गया सीधा सीधा पैसा लगा दिया। अब विषय ये उठता है कि क्या हर कंपनी को अलाउड है? तो सर ऐसा है, एक नई कंपनी वो अपने आप को संभालेगी या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंड्स इकट्ठे करेगी? बेचारी ब्रेक इवन तो हो नहीं पाता इतने सालों तक। तो इसलिए लॉ बड़ा खूबसूरत बना। लॉ ने बोला अगर नई कंपनी है तो फर्स्ट 3 इयर्स तक आप कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे। वाओ, आई रियली अप्रिशिएट द लॉ। शुरू से ही ऐसा है, रियली गुड। दूसरा उन्होंने बोला अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, जो आपको अच्छे से पता है एक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी
जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर 51% और मोर पेड अप कैपिटल लगाया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो वो गवर्नमेंट कंपनी को कभी भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, क्योंकि आप ही समझदार हो, उसमें आधे से ज्यादा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी में जो लगा हुआ है, तो फिर वो तो एक पर्टिकुलर पार्टी को ही पैसा जाता रहेगा जिसकी भी गवर्नमेंट चल रही है, सियाने हो आप। तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को तो कभी भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल दीजिए। और फर्स्ट 3 इयर्स तक किसी भी न्यू कंपनी को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, बाकियों को अलाउड है। अब विषय उठते हैं कि कितना, तो आंसर फिर वही है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट्स ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट लेंगे और उसका 7.5% मैक्सिमम आप एक साल में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कौन करेगा? ऑफ कोर्स बोर्ड। लोगों से पूछना है? नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप से रेजोल्यूशन पास करें और फिर काम कर लें। विषय ये उठते हैं कि क्या इसमें भी ऐसा है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है, ये लिमिट है, इसके अंदर तो वो अपने आप से डिसाइड कर लें और फिर बाहर जो है एक्सीड करता है तो जनरल मीटिंग? आंसर इज नो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर तो जा ही नहीं सकते आप। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब है मैक्स टू मैक्स 7.5%, दैट्स ऑल। उसके बाद आप कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। फिर वो बोलेगा जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें डिस्क्लोजर दीजिए कि आपने कितना पैसा लगाया पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की तरफ, कौन सी पार्टी को दिया आपने फंड में पैसा। तो ये डिस्क्लोजर P&L अकाउंट में देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, राइट। तो अब देखिए कुछ वर्ड जो सिखाने होंगे मुझे, फिर एक और पॉइंट होगा, वो जब आएगा बताऊंगी। सिंपल सा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, या विदाउट केयरिंग, है ना, बिना इस बात पे परवाह किए, बिना इस सच्चाई पे ध्यान दिए, है ना। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट का मतलब है इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में क्या लिखा है इस पे ध्यान नहीं देना है। अ कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, कंपनी जो है वो कोई भी पैसा लगा सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स प्लीज, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या सेक्शन 29A ने डिफाइन किया, कौन से एक्ट के? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 29A में है, उसको अगर आप कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट, तो आप कर सकते हो। कौन कौन नहीं कर सकता? तो बता दिया, गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती, 3 फाइनेंशियल ईयर के कोई भी न्यू कंपनी नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया कि कितना आप कर सकते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, इन एनी फाइनेंशियल ईयर इट शैल नॉट एक्सीड 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। कितने साल का? पिछले 3 साल का एवरेज करिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, और फिर उसका एवरेज, और फिर उसका 7.5%। दिस इज मैक्सिमम इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट। फिर वो कहता है कि ये कंट्रीब्यूशन होगा कैसे। डेफिनेटली अभी बताया, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, बोर्ड का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठेगी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है। फिर वो बोलता है एंड सच रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी जस्टिफिकेशन इन लॉ फॉर द मेकिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑथराइज्ड बाय इट। बहुत अच्छी लाइन है, सीखिए ऐसी लाइनें। वो ये बोलते हैं कि बोर्ड मीटिंग होगी, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और वो कहते हैं कि वो जो रेजोल्यूशन है वो एक जस्टिफिकेशन है, उसको एक जस्टिफिकेशन माना जाएगा। इसका मतलब है मतलब ये कि रेजोल्यूशन अगर पास हुआ है तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, इसलिए हम ये कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और सामने वाला ये कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट वे, राइट। फिर उसके बाद वो बोलता है, जो आगे पॉइंट है, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, कि जो सबसेक्शन 1 में कहा उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज लागू होता रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं हम। जो आगे लिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि सबसेक्शन 1 के खिलाफ बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है।
ही सेज अ डोनेशन और सब्सक्रिप्शन और पेमेंट, समझाया मैंने, लैंग्वेज सिखा रही हूँ, कॉस्ट टू बी गिवन बाय अ कंपनी ऑन इट्स बिहाफ और ऑन इट्स अकाउंट टू अ पर्सन who to its knowledge is carrying on any activity which at the time at which a donation or payment was given or made can reasonably be regarded as likely to affect public support for a political party. कि अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे दे रहे हो और ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर मिल रही है, उसको पर्टिकुलर पार्टी को पब्लिक सपोर्ट मिल रही है, तो ये भी इनडायरेक्टली आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। फिर से देखो, कहते हैं डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या पेमेंट कॉस्ट टू बी गिवन बाय अ कंपनी, जो एक कंपनी के द्वारा दी जाती है, कंपनी के बिहाफ पे या उसके अकाउंट पे, एक ऐसे पर्सन को जो कंपनी की नॉलेज में एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो उस वक्त पे की जा रही है जब वो डोनेशन दी गई है। तो वो कहता है इस कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी विच कैन बी, ऐसे पढ़ो तोड़ के, कॉमा आ गया ना, कहते हैं इस कैरिंग ऑन, वो पर्सन जो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है विच कैन बी रिगार्डेड एज लाइकली, लाइकली होता है पॉसिबली। तो वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि वो जो पर्सन है वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसको समझा जा सकता है कि वो क्वाइट चांसेस कि वो पब्लिक सपोर्ट अफेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। इसका मतलब है उसकी एक्टिविटीज से एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट मिलेगी पब्लिक की, वो इस तरह की एक्टिविटीज में कर रहा है, ऐसा कंपनी को पता है। कहते हैं हु टू इट्स नॉलेज, कंपनी, इट्स मतलब कंपनी, तो कंपनी की नॉलेज में कंपनी को मालूम है कि वो एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिस वक्त आपने डोनेशन दी है उस वक्त जो वो काम कर रहा है उससे हम ऐसे मान सकते हैं कि पब्लिक सपोर्ट जो है क्वाइट चांसेस पॉसिबली एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट पब्लिक से मिलेगी उस एक्टिविटी की वजह से। कहते हैं शैल ऑल्सो बी डीम टू बी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसे माना जाएगा कि वो भी जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। उसके बाद वो कहता है जो मैंने सिखाया एडवर्टीजमेंट वाला, कहते हैं द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, कि अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं, आप कंपनी है, आप खर्चा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, हम कह रहे हैं ओके होगा, हम तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मानेंगे। ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें आप बोल रहे हैं हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, राइट। एक्सपेंडिचर इंकर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय अ कंपनी, कंपनी ने करा है, ऑन एन एडवर्टीजमेंट इन एनी पब्लिकेशन, किसी पब्लिकेशन में, बीइंग अ पब्लिकेशन इन द नेचर ऑफ सुवेनिर, सुवेनिर होता है किसी भी इवेंट का या किसी भी पर्सन का या किसी भी हिस्ट्री का या कोई भी बैकग्राउंड का कोई भी रिमाइंडर की तरह जो काम करता है। सो ही सेज इन द नेचर ऑफ अ सुवेनिर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, ट्रैक्ट भी यही होता है, पैम्फलेट, लीफलेट, ये ट्रैक्ट होता है जो पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस पार्टीज जो है वो यूज करती हैं, कोई भी प्रचार जैसे होता है। सो ही सेज बीइंग अ पब्लिकेशन इन द नेचर ऑफ अ सुवेनिर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट और द लाइक। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ब्रोशर या ट्रैक्ट या पैम्फलेट या सुवेनिर कोई भी ऐसी पब्लिकेशन है तो उसमें अगर आप अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो वो भी इनडायरेक्टली आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ही है। आगे लिखा है उसने, वेयर, दो पॉइंट्स आते हैं, कहता है शैल ऑल्सो बी डीम्ड वेयर सच पब्लिकेशन इज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब तोड़ के पढ़ो, इज बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और इज ऑन बिहाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो इसका मतलब है वो पब्लिकेशन या तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा है या उसके बिहाफ पर कोई और कर रहा है पब्लिश, राइट। तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी को ही कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। एंड दूसरा केस, वेयर सच पब्लिकेशन इज नॉट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ बट फॉर द एडवांटेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जो मैंने आपसे कहा था कि कोई पब्लिशर है, वो कोई पब्लिकेशन निकाल रहा है, कोई मैगजीन छापता है, वो उसमें आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो और वो मैगजीन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में ही सारी बातें लिखती है ताकि पब्लिक सपोर्ट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिले। आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ना मानते हुए आपका वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। सो ही सेज वेयर सच पब्लिकेशन इज नॉट बाय द कंपनी और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बट फॉर द एडवांटेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी।
आई एम सॉरी, वो मैंने गलत बोला, इज नॉट बाय द पार्टी और ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, राइट, कि वो उस पार्टी ने या उसके बिहाफ पर नहीं पब्लिश किया जा रहा है, वो किसी और के बिहाफ, किसी और के द्वारा पब्लिश हो रहा है मैगजीन, कोई भी पब्लिशर है, लेकिन एडवांटेज एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को है, तो वो भी हम मानेंगे कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है कि डिस्क्लोजर, जो मैंने बताया कि कंपनी को डिस्क्लोजर देना होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा उसने दिया है, टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड एंड द नेम ऑफ द पार्टी, दोनों बातें आपको बतानी होंगी, एक आपको अमाउंट बताना होगा और एक आपको पार्टी का नाम बताना होगा आपके P&L अकाउंट में कि हमने कौन सी पार्टी को कितना फंड्स कंट्रीब्यूट किया है, राइट, ओके। उसके बाद वो कहता है कि भैया अगर तुमने गड़बड़ करी, अगर तुमने ये जो लॉ हमने बताया है इसके प्रोविजंस के अगेंस्ट काम किया, कॉन्ट्रावेंशन हुआ, आपने नॉन कंप्लायंस की है, तो जितना भी आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसका 5 टाइम्स तक आपको फाइन देना पड़ सकता है, कंपनी को अलग इतना फाइन देना पड़ेगा, मैक्सिमम इतना जा सकता है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी इतना ही फाइन है, प्लस जो हमारे ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उन्हें मैक्सिमम 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सो ही सेज इफ अ कंपनी मेक्स एनी कंट्रीब्यूशन इन कॉन्ट्रावेंशन, कि अगर वो इसके प्रोविजंस के खिलाफ जाके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जो कंपनी है एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिसकी जिम्मेदारी थी, इनमें से हर किसी के ऊपर, कंपनी के ऊपर अलग से, हर ऑफिसर पे अलग से फाइन होगा, मैक्सिमम जो जा सकता है 5 into कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है, प्लस जो ऑफिसर है उसको मैक्सिमम 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, फाइन भी देना है और फिर जेल भी होगी, तो कौन ऐसे गड़बड़ी करेगा, राइट। फिर उसके बाद आता है कि अगर एक कंपनी, ये MCA की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो है क्लैरिफिकेशन आई थी पीछे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम कि क्या क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ने दी है, ये पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने हैं। अगेन सिंपल है, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो मैंने पहले भी बताया है आपको, कंपनीज जो है वो अपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट सेक्शन 8 में बना लेती हैं, ताकि कंपनी जो है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट को फंड्स प्रोवाइड करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, और वो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो पैसा दे देगी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूशन की शेप में। तो इससे एक डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फैक्ट्स हो गया कि कौन सी पार्टी को कहां से कितना पैसा कंट्रीब्यूशन की शेप में जा रहा है। तो वो ये कहता है कि जिस कंपनी ने अपने फंड्स किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को रिलीज किए हैं, तो उसको अपने P&L डिस्क्लोजर में पॉलिटिकल पार्टी का नाम और अमाउंट नहीं बताना है, उसको बस ये डिस्क्लोजर देना है कि दिस इज अमाउंट रिलीज टू अ इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी, दैट्स ऑल। फिर जो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी है उसको, जो सेक्शन 8 में बनाई गई है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारा डिटेल्स रखना है कि उसको कौन सी कंपनी से कितना पैसा मिला, कब मिला, और फिर उसको बताना है अपने P&L डिस्क्लोजर में कि उसने कौन सी पार्टी को कितना फंड्स कब कंट्रीब्यूट किया। तभी वो लिखता है, देखो, he says company is contributing any amount to electoral trust company, मेन वर्ड्स पकड़ोगे तो लर्न भी हो जाएगा कि अगर आप एक इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ वो कंट्रीब्यूट करें, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 182 सब सेक्शन 3 जो अभी हमने पढ़ा, अमाउंट एंड पार्टी नेम, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतना ही सफिशियंट है अगर आपके अकाउंट्स में आप ये बताते हो, डिस्क्लोज कर देते हो कि हमने एक इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को अमाउंट रिलीज किया है, राइट। फिर वो बोलता है जो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रही है वो फिर प्रॉपर डिस्क्लोजर देंगी, जैसे हमने बताया, पार्टी नेम एंड फंड्स, ठीक है। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी जो है उसको डिस्क्लोज करना होगा सारा अमाउंट्स जो उसको मिला है, जहां जहां से मिला है कंपनी से, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारा क्लैरिटी होना चाहिए। प्लस वो ये भी डिस्क्लोज करेंगे कि उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना अमाउंट जो है, कब जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो जो 182 सबसेक्शन 3 का डिस्क्लोजर है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी पे आ जाएगी, ना कि कंपनी पे। क्लियर हो गया ना? तो आई होप इट वाज क्वाइट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एज वेल कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फिर उसके बाद आता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट
पावर ऑफ द बोर्ड कि हमारे जो नेशनल डिफेंस फंड्स हैं उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैं आपसे पूछूं, आप बता दोगे। दिस इज सेक्शन 183, तो 181, 182, 183 तीनों कंट्रीब्यूशन के हैं। 180 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे सोचोगे बड़े जल्दी लर्न हो जाएंगे सेक्शंस, और बड़े इंपॉर्टेंट से लगते हैं मुझे, और बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। तो विषय ये उठता है कि नेशनल डिफेंस फंड, मैं आपसे पूछूं कि नेशनल डिफेंस फंड्स में एक अपने देश की सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए आपको क्या लगता है किसी को कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए? तो पॉइंट आता है भाई साहब जितना कर दो, देश सेवा इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, डिफेंस के बिना तो सब कंट्रीज जो है हमारे पीछे पड़ जाएंगे अगर हमारा डिफेंस स्ट्रांग नहीं होगा, समझदार हो आप। तो इसलिए मुझे तो यहीं से याद हो गया कि कोई भी डिसाइड कर ले और कितना भी अमाउंट आप, गवर्नमेंट ने जो भी अप्रूव्ड नेशनल डिफेंस फंड बना रखे हैं उसमें आप डाल दो, कहीं कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए था लॉ, ऐसा ही है कि कहीं कोई लिमिट नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? भाई साहब कोई डिसाइड कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड कर ले, या बाय सर्कुलेशन डिसाइड कर दे, रेजोल्यूशन पास कर ले, या फिर वो पावर जो है बीओडी किसी को दे दे, अपने एमडी को दे दे, मैनेजर को दे दे, है ना, किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर को पावर दे दे, वो डिसाइड कर ले। फिर जनरल मीटिंग में बैठ के मेंबर्स डिसाइड कर ले, कोई भी डिसाइड कर ले, कितना भी कंट्रीब्यूशन, बस डिस्क्लोजर दे दो आप कौन से फंड्स में कितना पैसा आपने दिया है, दैट वे। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें लैंग्वेज भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ, एक लाइन है जो मुझे सिखानी है, कहते हैं द बीओडी और एनी पर्सन और अथॉरिटी, तो तीन शब्द आए, या तो बीओडी डिसाइड करे, या फिर कोई पर्सन डिसाइड करे, एनी पर्सन, या फिर कोई अथॉरिटी। एक्सरसाइजिंग, ये लर्न करिए वर्ड्स, एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ द बीओडी, यहां से समझ आता है कि बीओडी ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी, और वो बंदा जो है या वो पर्सन या वो अथॉरिटी जो है बीओडी की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, और ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग, या फिर वो पर्सन या अथॉरिटी जो है कंपनी की पावर कहाँ यूज कर रहे हैं? जनरल मीटिंग में। इसका मतलब ये जनरल मीटिंग डिसाइड कर रही है, इसका मतलब कहीं भी, भाई साहब कहीं भी डिसाइड कर लो, कोई भी डिसाइड कर ले। कोई भी में कौन आ गया? भैया बीओडी बैठ जाओ, जिसको डेलीगेट किया है वो डिसाइड कर ले, जनरल मीटिंग डिसाइड कर ले, बस डिसाइड कर लो। फिर वो कहता है नॉट वेस्ट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 180, 181, 182, पिछले सेक्शंस में क्या लिखा है उस पर ध्यान दिए बगैर, ये इस एक्ट में के प्रोविजंस में क्या लिखा है, आपके एमओए में क्या लिखा है, आपके आर्टिकल में क्या लिखा है, या आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है इससे रिलेटेड, उसमें कोई हमारे को लेना देना नहीं है। आप कोई भी अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो आपको फिट लगे, नेशनल डिफेंस फंड में या कोई भी फंड में जो अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्पज से। कौन से पर्पज से? नेशनल डिफेंस। ये इसका सिंपल सा हिंदी है कि भाई साहब कहीं भी कुछ भी लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनीवेयर, कि कहीं पे भी क्या लिखा है उस पर ध्यान दिए बगैर, उस सच्चाई के बावजूद आप जो है इस तरीके से कितना भी अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। बस पीएनएल डिस्क्लोजर आपको देना होगा कि कौन से फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया और कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो ये थे 3 सेक्शंस जो काफी कंफर्टेबल लगे होंगे आपको, आसान से और इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, फिर ही नेक्स्ट लेक्चर पे जाइएगा। ओके, बाय बाय।